अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने मार्केट जाकर 50-60 फुट मजबूत नायलॉन की रस्सी खरीदी और वापस क्वार्टर पर पहुंच गया। शाम तक का वक्त मैंने क्वार्टर में गुजारा। शाम की अजान सुनकर मैंने नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक से अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की। इसके बाद गलील स्नाइपर राइफल और दूसरे ज़रूरी सामान को सफरी बैग में डालकर मैं दोबारा क्वार्टर से बाहर निकल आया। शॉपिंग प्लाजा रात के 9 बजे बंद होता था। सबसे पहले मैंने प्लाजे के दाएं कोने में मौजूद कचरा दान के करीब जाकर मोटरसाइकिल रोकी। उस जगह पर तकरीबन अंधेरा छाया हुआ था। मतलूबा धागा ढूंढने में मुझे कोई मसला नहीं हुआ था। धागे से पकड़कर मैंने प्लास्टिक की रस्सी नीचे खींच ली। रस्सी का सिरा मजबूती से सफरी बैग के साथ बांधकर मैंने बैग को कचरे दान में रखा और ऊपर भी थोड़ा बहुत कचरा डाल दिया। रात के वक्त यूं भी किसी की नज़र इस तरफ नहीं पड़ना थी। इससे फारिग होकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल शॉपिंग प्लाजा के सामने बनी पार्किंग में खड़ी की और अंदर घुस गया। सुबह के मुकाबले में रात के इस वक्त वहाँ रश ज़्यादा था। मुझे छत पर पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। पहली फुर्सत में मैंने प्लास्टिक की रस्सी की मदद से अपना बैग ऊपर खींचा और प्लास्टिक की रस्सी और बैग काट कबाड़ के ढेर में छुपाकर शॉपिंग प्लाजा से बाहर निकल आया। बाकी टाकी मैंने अपने पास ही रहने दिया था। मेरा उस दिन का काम ख़त्म हो गया था। अगर अगले दिन शॉपिंग प्लाजा ने बंद भी होना था तो यकीनन दोपहर के बाद ही होता। वैसे उम्मीद यही थी कि शॉपिंग प्लाजा बंद न होता, क्योंकि रंजीत चोपड़ा कोई सदर या वजीर आजम नहीं था कि उसकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त रखी जाती है। प्लाजे की छत पर 2-3 संतरी छोड़कर उन्होंने पार्क घरने पर ज़्यादा तवज्जो देना थी। अगले दिन मैं 8 बजे अपने क्वार्टर से निकल आया था। सुबह ही से स्टेज बनना शुरू हो गया था। उसके साथ पार्क के दाखिली दरवाजे पर भी पुलिस के 2 सिपाही तैनात कर दिए गए थे। गो वो सिपाही आने जाने वालों से कोई खास तारुज नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद मैंने पार्क में घुसने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। दोपहर का खाना शॉपिंग प्लाजा के अकबी सिमत में मौजूद होटल में खाकर मैंने उसी होटल की पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके 3 बजे के करीब शॉपिंग प्लाजा में घुस गया। एक सेल्समैन से चमड़े के मजबूत दस्ताने खरीदते हुए मैंने सरसरी अंदाज में प्लाजे के बंद होने के बारे में पूछ लिया था। नहीं सर, ऐसे तो हमें कोई अहकाम मसूल नहीं हुए, उसने नफ़ी में सर हिला दिया। 3:30 बजे मुझे पुलिस के 2 सिपाही सीढ़ियों से छत पर चढ़ते दिखाई दिए। गोया मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। 4 बजे के करीब लाउड स्पीकर की आवाज़ वहाँ आने लगी थी, लेकिन वो रंजीत चोपड़ा नहीं था। कोई दूसरा आदमी उसकी तारीफ में रतबुल लिसान था। 4:15 बजे वो खुद स्टेज पर पहुंचा। उसकी आवाज़ मैंने इससे पहले नहीं सुनी थी, लेकिन उसकी बातों से अंदाज़ा हो गया कि वही कमीना है। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम लगाया गया था कि उसकी आवाज़ शॉपिंग प्लाजा के अंदर भी निहायत साफ सुनाई दे रही थी। उसकी तकरीर शुरू होते ही मैंने छत का रुख किया। इस मर्तबा ऊपर जाते हुए मैंने सेल्समैन की निगाहों से बचने की कोशिश नहीं की थी। जी सर, मुझे सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते देखकर सेल्समैन ने शाइस्ता लहजे में पूछा। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह राठौर। मैंने जेब से सर्विस कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराया और उसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पुलिस के दोनों सिपाही इकट्ठे खड़े जोरों शोर से किसी दोशीज़ा के लिबास पर तबसरा कर रहे थे। मेरे कदमों की चाह पर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। यहाँ पर तुम 2 आदमी हो बस। उनके सवाल करने से पहले मैंने सवाल जड़ दिया। जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? उनमें से एक ने मोहतात अंदाज में मेरा तारुफ मांगा। उसके सवाल को दरखूर एतना न जानते हुए मैं वाकी टाकी निकाल कर पुकारने लगा। इंस्पेक्टर अर्जुन फॉर एसपी सुरेश ओवर। सुरेश फॉर इंस्पेक्टर अर्जुन, सेंड योर मैसेज ओवर। मुझे धीराज की वाज़ेह आवाज़ सुनाई दी थी। ये 2 छोटे छोटे फिक्रे ही उन दोनों को चौकन्ना करने के लिए काफ़ी थे। सारा स्पेशल ब्रांच के आदमी अभी तक नहीं पहुंचे और मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ। सॉरी इंस्पेक्टर अर्जुन, मैंने 3 आदमी भिजवा दिए हैं। शायद 15-20 मिनट तक तुम्हारे पास पहुँच जाएं। ओवर। ठीक है सर, लेकिन अब प्लाजे के दाखिली दरवाजे पर किसको खड़ा करूँ? मैंने परेशानी भरे अंदाज में जवाब दिया। क्या वहाँ पुलिस का कोई सिपाही मौजूद नहीं है? धीराज मेरे बताए हुए अल्फाज बहुत खूबसूरती से बोल रहा था। यहाँ छत पर 2 सिपाही ड्यूटी पर मौजूद हैं।
और नीचे पार्क के गेट पर भी 3 के करीब सिपाही मौजूद हैं। बाकियों ने स्टेज को घेरा हुआ है। ऐसा करो 10-15 मिनटों के लिए उन छत वाले सिपाहियों को गेट पर खड़ा कर दो। उन्हें समझा दो कि किसी को भी प्लाजे के अंदर दाखिल न होने दें। इस दौरान तुम खुद छत पर ही मौजूद रहना। ठीक है सर, ओवर एंड ऑल। धीरज से बात खत्म करके मैं उन दोनों सिपाहियों की तरफ मुतवज्जह हो गया। गो दोनों ने हमारी बातचीत सुन ली थी। इसके बावजूद मैंने दोबारा से अपना तारुफ कराना ज़रूरी समझा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह राठौर, फराम स्पेशल ब्रांच। मैंने मुसाफे के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। सर, सिपाही सुनील दास है मेरा नाम। पूछने वाले ने जल्दी से मेरा मुसाफे के लिए बड़ा हुआ हाथ थाम कर अपना नाम बताया। और मैं हरेश गुप्ता सर। दूसरे ने भी मुद्दब अंदाज में मुझसे हाथ मिलाया। अच्छा, आप लोगों के लिए ज़रा सा ताउन की ज़रूरत थी। गो ये आप लोगों की ड्यूटी नहीं बनती है, लेकिन सरकार का मुलाजिम होने के नाते हमारा काम तो एक ही है ना। ठीक है सर, हमने आपकी तमाम बातें सुन ली हैं। आप हुक्म करें, क्या करना है। हरेश गुप्ता ने जल्दी से सर हिलाया। नीचे दाखिली दरवाजे पर उतनी देर रुकना है जब तक स्पेशल ब्रांच के बंदे आपके पास नहीं पहुंच जाते। वो हेडक्वार्टर से निकल चुके हैं, बस 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपका काम बस इतना है कि किसी भी आदमी को प्लाजे के अंदर नहीं आने देना। अलबत्ता बाहर निकलने पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है सर। दोनों ने इस बात में सर हिलाते हुए मुझे सैल्यूट किया। वैसे आप अपने किसी सीनियर से इजाज़त लेना चाहते हैं, बेशक पूछ लें। मैं उन्हें किसी भी किस्म के शक का मौका नहीं देना चाहता था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी सीनियर ने बात परस कर भी ली तो आप यहीं मौजूद हैं ना। गुड। और याद रखना, किसी को भी अंदर ना आने देना। आप बेफिक्र रहें सर। वो दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। उनके रुखसत होते ही मैंने किसी भी मदाखलत से बचने के लिए फिलफोर छत के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाई और अपने बैग की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले मैंने बैग से नैलून की मजबूत रस्सी निकाली और पानी की टैंकी के साथ गड़ी सीढ़ी से उसका एक सिरा बांधकर दूसरा सिरा प्लाजे की अकबी जानब लटका दिया। अकबी जानब दुकानों की छत प्लाजे की दीवार से मुतसिल थी। रस्सी छत से 7-8 फुट ऊपर ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। अपना फरार का रास्ता मुंतखब करते ही मैंने जल्दी जल्दी गलील राइफल के पुर्जे जोड़े, उसकी मजल पर साइलेंसर चढ़ाया और एक मुनासिब जगह पर राइफल की 2 पई मुंडीर पर लगा दिया। छत की मुंडीर 3-4 फुट उठी हुई थी, इसलिए मैं लेट कर फायर नहीं कर सकता था। स्टेज का फासला नाप कर मैंने एविलेशन ड्रीम को मतलूबा रेंज के मुताबिक घुमाया और टेलीस्कोप साइड से रंजीत चोपड़ा के सर का निशाना लेने लगा। हवा की रफ्तार ना होने के बराबर थी और सूरज मेरी पूंछ पर था। यह मेरे लिए एक बेहतरीन सूरत हाल थी। मैं भारत माता का अदना सा सेवक हूँ, सारी जनता का सेवक हूँ। उसकी बकवास जारी थी और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि उसे बकवास करने की ज़्यादा मोहलत देता। सांस रोककर मैंने ट्रिगर दबा दिया। एक हल्की सी ठक हुई और वो पीछे को गिर गया। एक लम्हे के लिए तो किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। इसके बाद कोहराम मच गया। एकदम शोर की आवाज़ उठी। मेरे पास वो तमाशा देखने का वक्त नहीं था। मैं फ़ौरन नीचे बैठकर राइफल को खोलने लगा। इस काम में मुझे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा था। राइफल को बैग में रखकर मैं भागता हुआ पानी की टैंकी के पास पहुंचा और वो बैग नीचे कचरादान में फेंक दिया। कचरादान के साथ खड़ी छोटी सी वैन में धीराज मौजूद था। मैं खुद जल्दी से प्लाजे की अकबी जानिब बढ़ गया। चमड़े के दस्ताने मैंने दौड़ते हुए हाथ में डाल लिए थे। रस्सी को पकड़कर मैंने हाथ हल्के से ढीले रखे और 3-4 सेकंड में मैं प्लाजे की अकबी जानिब मौजूद दुकान की छत पर था। 2-3 छतों से गुजरकर मैं एक गली में उतरा और तेज कदमों से होटल की जानिब चल पड़ा। गली में मौजूद लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। मुझे छत से उतरते देखकर 1-2 आदमियों ने मुझे हैरान भरी नज़रों से घूरा, लेकिन मैं उनकी नज़रों की परवाह किए बगैर चलता रहा। होटल की पार्किंग में दाखिल होते वक्त मुझे पुलिस की 2-3 जीपें होटल के सामने से गुजरकर पार्क की तरफ जाती दिखाई दी। उसी वक्त एक एम्बुलेंस भी सायरन बजाती हुई वहां से गुजरी। मैंने मोटरसाइकिल का हैंडल लॉक खोलकर हेलमेट सर पर रखा और इत्मीनान भरे अंदाज में मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से बाहर निकल आया। क्वार्टर पर पहुंचते ही मैंने टीवी ऑन कर लिया था। रंजीत चोपड़ा की हलाकत की ब्रेकिंग न्यूज़ बड़े ज़ोरों शोर से चल रही थी।
गोली उसे माथे में लगी थी। यूं भी उस वक्त कई कैमरे उसके चेहरे को फोकस किए हुए थे। गोली लगकर पीछे गिरने का मंजर नहायत सफाई से फिल्म बंद हुआ था। नीचे गिरते ही उसका हाथ पांव झटकते हुए तड़पना मुझे काफ़ी सुकून दे गया था। उस कमीने की वजह से जाने कितने मजलूम और बेकसूर यूं ही तड़पे थे। ये मंजर मुख्तलिफ चैनल पर बार बार दिखाया जा रहा था। अलबत्ता उसकी लाश की फ़ोटो नहीं दिखाई जा रही थी। एक एंकर बड़े सख्त अल्फाज में इस कार्रवाई को किसी पाकिस्तानी दहशतगर्द से मंसूब कर रहा था, और ये कोई ऐसा गलत भी नहीं था। उसकी बात का लुबेलुबाब यही था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने रंजीत चोपड़ा पर खामखा बम धमाके में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया, और अब उस पर खुद साख्ता इल्ज़ाम को सच्चा साबित करने के लिए दहशतगर्दी की यह कार्रवाई अमल में लाई गई। रात 8 बजे की खबरों में पुलिस की बेमिसाल कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई। उन्हें वो रस्सी वगैरह मिल गई थी। गलील का फायरशुदा केस भी उन्हें मिल गया था। यकीनन वहाँ ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाही ज़ेर ताब आ गए होंगे। अगले दिन की खबरों में दोनों सिपाहियों की कहानी तक भी किसी तेज तर्रार रिपोर्टर ने रसाई कर ली थी। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह राठौर की तलाश बड़ी तुंदी से जारी थी। मेरा हुलिया भी तफसील से बताया जा रहा था। छोटी छोटी दाढ़ी, दरमियाना कद, काले घने बाल, उम्र 22 से 25 साल के दरमियान, सडोल जिस्म, गदमी रंगत, उठी हुई सतवा नाक, बारीक मूछें, चौड़ी पेशानी वगैरह वगैरह। मेरे पहने हुए लिबास को भी उन्होंने तफसील से बयान किया था। अपने हुलिये का सुनकर मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा था। शाम तक हाथ से बनी हुई मेरी एक तस्वीर भी जारी कर दी गई थी, और वो तस्वीर करीबन 90% मुझसे ममासलत रखती थी। मैंने देर किए बगैर सबसे पहले तो अपनी दाढ़ी मूछें साफ की, अपना लिबास उतार कर एक छापर में डाला, और शाम को खाने के लिए जाते वक्त उन कपड़ों पर पेट्रोल छिड़क कर वो साथ ले गया। रास्ते में एक कचरा दान मौजूद था। दाएं बाएं देख कर मैं गली के खाली होने का यकीन किया, और शापर को कचरा दान में फेंक कर तीली दिखा दिया। पेट्रोल ने आग पकड़ने में देर नहीं लगाई थी। मैं तेजी से होटल की जानिब बढ़ गया। वापसी पर क्वार्टर का दरवाज़ा खोलते ही मुझे एक सफ़ेद लिफाफे में बंद एक खत ज़मीन पर पड़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा कुंडी करके मैंने उसे उठा लिया। शाबाश, आप तो बहुत अच्छे कलमकार हैं। इतनी महारत से कम लिखारी ही कलम चलाते होंगे। बहरहाल फ़िलहाल आराम करें। अफसाने की इशाअत के बारे आपको जल्दी मतला कर दिया जाएगा। इस खत के बाद 10 दिन तक मुझे वहीं आराम करना पड़ा। रंजीत चोपड़ा की हलाकत चंद दिन से ज़्यादा खबरों में नहीं टिक पाई थी। आज की आवाम हर आन नई खबरों की मतलाशी रहती है। जल्दी कई किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ ने इस खबर को नीचे दबा दिया था। हफ्ता भर खबरें पढ़ने वाले एक दो लाइन रंजीत के कातिल के बारे पढ़ देते, बाद में वो भी ख़त्म हो गया। अलबत्ता इस बारे 2-3 खसूसी प्रोग्राम ज़रूर चलाए गए, जिसमें बैठे तबसरा निगारों ने पाकिस्तान के बारे खूब हर्जा सिराई किया। 11वें दिन में धीराज वाधवा के सामने हनुमान जी होटल के उसी कमरे में मौजूद था। सरसरी लहजे में मेरे काम की तारीफ करते हुए उसने मुझे थोड़ी सी रकम पकड़ाई और वापस जाने का मुजरा सुनाया। वापस जाने के लिए रास्ते का इंतखाब मेरी सवाबदीद पर छोड़ दिया गया था, और ये इजाज़त मिलते ही मेरी आंखों के सामने रुमाना का मासूम चेहरा घूम गया। झूठे अजनबी, क्या इसी रास्ते से वापस आओगे? उसका मासूमियत भरा शौक फिक्रा मेरे कानों में गूंजा, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता सकते हो, धीराज मुझसे पूछ रहा था। शुक्रिया। उससे अलविदाई मुसाफा करके मैं जाने के इरादे से खड़ा हो गया। वैसे अगर आप मज़ीद यहाँ रुकना चाहते हैं तो ममानत कोई नहीं है। मेरी मैयत में उसने भी नशीस छोड़ दी थी। कैद में कौन रहना चाहता है महाराज? मैं मज़ा अंदाज अपनाते हुए ऐसा से हंसा। वो भी मुस्कुरा दिया था। वापसी का रास्ता मुझे अजबर था। क्वार्टर को ताला लगाकर मैंने चाबी धीराज की बताई हुई मखसूस जगह पर रखी और बस अड्डे की जानिब रवाना हो गया। जलंधर जाने वाली बस मुझे बड़ी आसानी से मिल गई थी। शाम तक मैं जलंधर पहुंच गया था। रात को एक होटल में कमरा लेकर मैंने आराम किया और अगले दिन सुबह दंबा जाने वाली वैगन में बैठ गया। रात को 8-9 बजे तक मैं ओडी शहर पहुंच गया था। अम्बाला में मुझे तकरीबन 20 दिन लग गए थे। फरवरी का महीना इख्तिताम पजीर हो गया था। मैंने सपोर्ट शूज़ में आगे जाने का फैसला किया, क्योंकि अब बर्फ़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। बस बुलंदो बड़ा चोटियों पर या ऐसे कोनों खदरों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थोड़ी बहुत बर्फ़ नज़र आ जाती थी। ज़्यादातर रास्ते साफ थे
और फिर मुझे मुसलसल चढ़ाई भी तो चढ़ना थी। नीचे उतरते वक्त तो आदमी आसानी से उतर सकता है, चढ़ाई चढ़ने के लिए काफ़ी ज़ोर लगता है। अपना सफरी थैला पुष्ट पर लटका कर मैं चल पड़ा। आते वक्त मुझे उस रास्ते पर सफ़र करना महसूस ही नहीं हुआ था, लेकिन वापसी के लिए मुसलसल चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल था। रोमाना के गांव से ओडी शहर तक मुझे पूरी रात लग गई थी, लेकिन अब यकीनन मैं एक रात में नहीं पहुंच सकता था। यही सोचकर मैंने कदमों की रफ्तार हल्की रखी थी। गो मेरा दिल चाह रहा था कि उड़कर रोमाना के पास पहुंच जाऊं। उसके लिए खरीदी हुई स्वेटर और कपड़ों के 2 सूट मेरे सफरी झोले में मौजूद थे। मुझे यकीन था कि अपने झूठे अजनबी के ये तहफ़ उसे ज़रूर पसंद आएंगे। सुबह होने के करीब मैं बमुश्किल उस जगह तक पहुंचा था जहां मैंने आते वक्त खाना खाया था। वो जगह दिन गुजारने के लिए बेहतरीन थी। खाने के लिए मेरे पास बिस्कुट और खुश्क मेवे मौजूद थे। पेट भर कर मैं सोने की कोशिश करने लगा। अपने जिस्म पर मैंने गर्म चादर लिपेट ली थी, लेकिन सर्दी की वजह से मुझे नींद न आ सकी। मजबूरन मैं घुटनों में सर देकर ऊँघने लगा। आग मैंने जानबूझकर नहीं जलाई थी कि हल्का सा खतरा मोल लेना भी मुझे गवारा नहीं था। अगर वहाँ मेरी मौजूदगी की ज़रा सी भी भनक इंडियन आर्मी को पड़ जाती तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। गो मुझे खतरों की इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन ऐसी सूरत में शायद मेरा रुमाना से मिलना भी खटाई में पड़ जाता, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं था। धूप चढ़ने पर मुझे नींद आ गई। मेरी आंख हल्की सी आवाज़ से खुली। वो एक लोमड़ था। मेरे बदन में हरकत होते देखकर वो भाग खड़ा हुआ। सूरज का सफ़र जारी था। अंधेरा होते ही मैं वहाँ से चल पड़ा। इस मर्तबा मेरे सफ़र का इख्तिताम उस जगह पर हुआ जहाँ मेरी रुमाना से मुलाकात हुई थी। उन झाड़ियों में अब तक वो मचान बनी हुई थी। मैंने बेधड़क टार्च रोशन करके मचान का जायजा लिया, क्योंकि इतने घने जंगल में अव्वल तो टार्च की रोशनी के दूर से देखे जाने का खतरा कम था। अगर कोई देख भी लेता तब भी गांव करीब था और गांव के लोगों का वहां आना जाना लाजमन रहता होगा। यूं भी सुबह सादिक तलू हो चुकी थी। मैं चादर ओढ़कर मचान में बैठ गया। सूरज निकलने तक मैं सर्दी की वजह से नहीं लेट सका था, और सूरज निकलने के बाद किसी को देखने की चाहत में आंखें बंद नहीं कर पाया था। वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इंतज़ार हमेशा इंसान को कुफ़त में मुब्तला कर देता है। मैं भी बेचैन होने के साथ सख्त बोरियत महसूस कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि बस जल्दी से रोमाना आ जाए, और फिर वो आ गई। मेरे कानों में हल्की सी गुनगुनाहट पड़ी। रोमाना ने चंद बकरियों के गले में छोटी छोटी घंटियां लटकाई हुई थीं। उनके बजने की आवाज़ सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। पहली बकरी जिस पर मेरी नज़र पड़ी वो वही थी जिसका दूध निकाल कर रोमाना ने मेरे लिए चाय बनाई थी। मैं पूरी इश्तियाक निगाहों से उस जानब देखता रहा। वो झाड़ियों की ओर से तलू हुई, वही लिबास, वही हुलिया। उसके दाएं बाएं घूमता सफ़ेद मेमना पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था। उसका रुख उसी मचान की तरफ था। मुझे खासी हैरानी हुई कि वो दाएं बाएं तवज्जो दिए बगैर यूं मचान की तरफ क्यों बढ़ती चली आ रही है। उसे अपनी तरफ आते देखकर मैं भी मचान से बाहर निकल आया। रंजीत चोपड़ा को कत्ल करने के अगले दिन मैंने क्लीन शेव करवा ली थी, लेकिन इस बात को भी करीबन 2 हफ्ते होने वाले थे। मेरी दाढ़ी अब करीबन इतनी हो गई थी जितनी के पहले थी। झाड़ियों के हिलने पर वो ठुठे कर रुकी। उसकी आंखों में पूरी इश्तियाक हैरानी थी। जो ही मैं मचान से निकलकर सीधा खड़ा हुआ, उसने हाथ में पकड़ा डंडा फेंका और इतनी तेज़ी से मेरी जानिब बढ़ी कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। मेरे अजनबी, उसकी कोमल आवाज़ ने मेरे कानों में रस उंडेला। इतनी देर कर दी। उसने मेरी छाती पर सर रख दिया। काफ़ी देर के बाद उसकी सुरीली आवाज़ एक बार फिर मेरे कानों में जलतरंग बजाने लगी। मुझे यकीन था कि आप इसी रास्ते लौटेंगे। यकीन की वजह, उसने पलकों की चिलमन उठाकर अपने सहराना आंखों से मुझे मसूर करने की कामयाब कोशिश करते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं रोज़ाना ख्वाब में तुम्हें लौटते देखा करती थी। मैं हंसा। अच्छा, ख्वाब भी देखती हो? हाँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ अपने अजनबी के। उसने दोबारा अपना सर मेरी छाती पर धर दिया। क्यों, तुम्हारे अजनबी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? मैंने उसे छेड़ा। पता नहीं, वो भोलपन से बोली। अच्छा, पता है, मैं तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आया हूँ। सही कहा, आप मेरे लिए कुदरत का एक अजीम तोहफा ही तो हैं। मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लेके आया हूँ। मैंने कहा, सच में?
उसने खुशी से भरपूर आवाज़ में पूछा, क्यों तुम मुझे झूठा समझती हो? मेरी बात पर पूरा जंगल गुनगुना उठा था, या शायद सिर्फ वो हंसी थी और मुझे यूं महसूस हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मैनिखेज हंसी के जवाब में मैं जल्दी से बोला, वैसे चूड़ियाँ दिखाकर आप मुझे गलत भी तो साबित कर सकते हैं। वो शोखी भरे लहजे में बोली। मचान में पड़ा सफरी थैला उठाकर मैंने रुमाना के लिए लाए हुए तहफ बाहर निकाल लिए। कपड़ों के 2 जोड़े, स्वेटर और चूड़ियाँ, तमाम चीज़ें देखते हुए वो खुशी से खिल उठी थी। अब बताओ, झूठा हूँ या सच्चा? झूठा। उसने शौक मुस्कुराहट मेरी जानिब उछाली। कहा था कि चूड़ियाँ लाया हूँ और इसके साथ कपड़े और स्वेटर भी तो मौजूद है ना? पसंद आई? मेरी बात का जवाब दिए बगैर वो एक कमीज़ को अपने सामने लटका कर पूछने लगी, कैसे लग रही हूँ? मैं बेख्तियार बोला, तो मैं खूबसूरत लगने के लिए किसी बैरूनी सजावट की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे पता चला कि मुझे ये दोनों रंग बहुत पसंद हैं? एक कमीज लिपेट कर पत्थर पर रखते हुए उसने दूसरी कमीज अपने सामने फैला ली। पता नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। चूड़ियाँ पहनकर उसने अपनी दोनों कोहनियाँ घुटनों पर टेकी और कलाइयाँ नीचे लटका कर मुसरत भरी नज़रों से चूड़ियों को देखने लगी। गहे गहे वो अपनी शौक नज़र मुझ पर भी डाल लेती है। हंसी उसके होंठों से चिपकी हुई थी। एक बात कहूँ, उसे कुछ बोलते न देखकर मैंने उसे अपनी जाने मुतवज्जे किया। कब से आपके सामने कुछ कहने की मुंतज़िर हूँ, चाहत भरे लहजे में कहकर वो स्वेटर पहनने लगी। मुझे तुम्हारा नाम भी याद है और मैंने तुम्हारा खाना बांधने वाला कपड़ा भी संभाल कर रखा हुआ है। उसने कह कहाँ लगाया। मैं मबहूत होकर उसे देखने लगा। वो शर्मा कर नीचे देखते हुए बोली, पता है, मैं रोज़ाना जंगल में आते ही सबसे पहले मचान में झांकती थी कि कहीं आप लौट ना आए हों। मुझे उसकी बात पर ज़रा सा भी शुबा न हुआ, क्योंकि आज भी वो सीधा मचान ही की तरफ आई थी। रोमा, मैं तुमसे शादी करने के लिए लौटा हूँ। मैं ज़्यादा देर इस ख्वाहिश को अपने दिल में नहीं दबा सका था। वो खिसे कर करीब हुई और मेरे कंधे पर सर रख दिया। कुछ न कहते हुए भी उसने खूबसूरत तरीके से अपनी रजामंदी मुझ तक पहुंचा दी थी और यकीनन यह तरीका अल्फाज के इस्तेमाल से ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। रोमा, पता है, मैं एक फ़ौजी हूँ। इंडिया में एक ऐसे दहशतगर्द को ठिकाने लगाने गया था जो पाकिस्तान में 2 दफ़ा बम धमाके करवा कर दर्जनों बेकसूर और मासूम लोगों की मौत की वजह बना था। और याद रखना, मेरी आने वाली ज़िंदगी में भी ऐसे कई मिशन आएंगे। क्या तुम्हें ऐसा आदमी कबूल है जिसकी जान हमेशा खतरे में रहती है? उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए कहा, मैं पहले से जानती हूँ कि आप क्या हैं। मुझे आज ही तुम्हारे अब्बू जान से बात करनी पड़ेगी। नहीं, वो हिकलाते हुए बोली, मैं से पैर को बकरियां घर छोड़कर तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी और यहाँ से इकट्ठे निकल चलेंगे। मुझे उसकी घबराहट पर उछंबा हुआ था। कैसी बात कर रही हो रोमा? तुम्हारे वालिद की इजाज़त के बगैर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अगर उसने इनकार कर दिया तो? इनकार क्यों करेगा? मैं उसकी मिन्नत करके उसे मना लूँगा, उसके पाँव पड़ जाऊँगा, उसका हर मुतालबा पूरा करूँगा और मुझे यकीन है कि एक सच्चा कश्मीरी पाक आर्मी के जवान को अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। आप कुछ भी तो नहीं जानते, मेरे भोले भाले अजनबी। अपना हाथ मेरी गिरफ्त से छुड़ाते हुए वो दोनों हाथों को इस सरारी अंदाज में मरोड़ने लगी। आपकी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आ रही? वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। रोमा की आंखों में नमी नमूदार हुई। अपना और मेरा वक्त बर्बाद न करो। बस तय हो गया कि हम शाम को जाएंगे और पता है, जिस दिन आप यहाँ से गुजरे थे उसी रात मैंने अपनी ज़रूरी चीज़ें बांध कर रख दी थीं। मुझे देखकर आपकी आंखों में पैदा होने वाली पसंदीदगी मुझे पहले ही निगाह में नज़र आ गई थी और मैं अच्छी तरह जानती थी कि आप ज़रूर लौटेंगे। बस मुझे ये नहीं मालूम था कि कब लौटेंगे। एक इम्कान को आप क्यों यकीन समझे बैठे हैं? मैं बज़िद हुआ। मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? उसने रिंधी हुई आवाज़ में पूछा। पगली, मेरा जवाब तुम्हें मालूम है। अगर हाँ करना अबू जान के बस में ना हो तो फिर भी उससे मिलने पर इसरार करोगे? अजीब हसरत ज़्यादा दर्द भरी आवाज़ में वो पूछ रही थी। रोमा, तुम क्यों अपनी गुफ्तगू से मुझे अजियत पहुंचा रही हो? और तुम्हारे अबू जान के बस में भला क्यों नहीं होगा? अगर मैं किसी और की मलकियत हूँ फिर?
اس کی آواज़ جیسے گہری کھائی سے ابھری تھی، کسی اور کی ملکیت ہے۔ یقیناً تمہاری بات میں سمجھنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں شادی شدہ ہوں۔ گزرے ستمبر میں میری شادی میرے چچا زاد اسفند یار سے ہو گئی ہے۔ شادی کے ہفتے بھر بعد وہ میرے دونوں بھائیوں کے ساتھ کمانے کے لیے چلا گیا ہے، اور اب وہ اگلے ماہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ میرے ہاتھ بے جان انداز میں نیچے پھسلے۔ میری بولتی بند ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو اجنبی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں مجبور تھی۔